हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो बेसिकली बात करता है आपका कि ऐसे तथ्य के बारे में, ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई मामला लाते हैं तो उसमें आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप किस आधार पे वो मामला ला रहे हैं, ठीक है, और जो फैक्ट आप बता रहे हैं किस तरीके से आप उसको साबित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी मामला आता है तो उसमें पक्षकारों का दायित्व होता है कि जो भी तथ्य आए हैं उनको साबित किया जाना चाहिए, तभी उसके आगे का निर्णय होता है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर 3 जो आपका सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 53 तक में 3 सेक्शन में ऐसे प्रोविजन बताए गए हैं, ऐसे एक्सेप्शन बताए गए हैं जहाँ पर आपको कोई भी फैक्ट साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्ट होते हैं जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है। और एक शब्द आता है जुडिशियल नोटिसेबल, इसको भी हम आगे यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 2 पढ़ा जहाँ पे हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पढ़े कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे और कौन से रेलेवेंट फैक्ट नहीं माने जाएंगे। क्योंकि जो आप एविडेंस पेश करोगे तो आप या तो रेलेवेंट फैक्ट का एविडेंस दे सकते हो, ऐसा एविडेंस जो रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आप एविडेंस नहीं दे सकते हो। तो जो हमारा पार्ट 3 है वो किसके बारे में, सबूत के विषय में यानी प्रूफ के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो जो आपका चैप्टर 3 इसमें है वो कहता है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अब ऐसे कुछ फैक्ट हैं जिनको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो न्यायालय है वो स्वयं मान लेता है कि हाँ यह बात सही है और सत्य है, उसका एग्जिस्टेंस है उस तथ्य का या नहीं है, ये न्यायालय उपधारित कर लेता है, यह मान लेता है। अब यहाँ पे सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 53 तक में ये प्रोविजन दिया गया है। अगर वहीं बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा ओल्ड वाला जो था उसमें कहाँ से बताया गया था, उसमें आपको बताया गया था आपका 56 से लेकर 58 तक में प्रोविजन, 56, 57 और 58। अब वहीं अगर यहाँ पे बात करें तो 3 सेक्शन यहाँ पे 51, 52 और 53। अब इसको डायग्राम के फॉर्म में सबसे पहली चीज़ देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहला सेक्शन 51 वो बात करता है न्यायिक रूप से अवेक्षणित तथ्य साबित नहीं किया जाएगा। यानी कि न्यायालय कुछ ऐसे अवेक्षणित तथ्य हैं जिनको मान लेता है कि हाँ इसका एग्जिस्टेंस है, या फिर मान लेता है कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी अस्तित्व है या नहीं है। अब न्यायिक रूप से अवेक्षणित तथ्य कौन कौन से होंगे, अब ये इसके लिए आपको सेक्शन 52 देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ 12 पॉइंट्स बताए गए हैं जहाँ पे कहता है कि ऐसे तथ्य हैं जिनको न्यायालय मानेगा ही मानेगा, उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब सेक्शन 53 की बात करें तो सेक्शन 53 क्या कहता है कि स्वीकृत तथ्य का साबित ना किया जाना। अब कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में तो यहाँ बता दिया कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है, यानी कि वो एक एग्जिस्टेंस उसका बताया जा रहा है कि हाँ ऐसा प्रॉपर है या नहीं है, उसको साबित नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो पार्टी जो होती है, यानी जो मामले के पक्षकार होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो पहले ही स्वीकार कर लेते हैं, या फिर 3 कंडीशन बताई, 3 स्टेज बताए गए जहाँ पे अगर पक्षकार या पक्षकारों के जो एजेंट हैं वो क्या कर लेते हैं, वो बातों को या तथ्य को जो वहाँ मामले में आया है अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो यहाँ पर उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी 3 स्टेज कौन कौन सी है, तो पहला कहता है कि सुनवाई के समय, यानी कि जब हियरिंग चल रही हो मामले की तो उसी टाइम पे जो पार्टीज हैं, पक्षकार हैं, दोनों पक्षकार मामले के, वो क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं किसी तथ्य को। जब स्वीकार ही कर लिया तो यहाँ पे उसको साबित क्या किया जाएगा, क्योंकि साबित करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक जैसे कोई फैक्ट है तो फैक्ट को एक पार्टी क्या करे, उसको एडमिट करे, और दूसरी पार्टी उसको डिनाई करे, तो तब यहाँ पे क्या बनता है, एक फैक्ट एंड इशू बन जाता है। तो अब उसी फैक्ट एंड इशू पे फिर मामला चलता है। लेकिन अगर उसी फैक्ट एंड इशू को, यहाँ पे जो फैक्ट आया है अगर उसमें कोई विवाद ही नहीं है, उसको पार्टी ने स्वीकार कर लिया, तो फिर यहाँ पे उसके बारे में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है जब, तो यहाँ पे मामला क्या चलेगा,
तो वही चीज़ यहाँ पे आती है, इस सुनवाई के समय यानी कि जब हियरिंग चल रही हो, हियरिंग की स्टेज पे क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे स्टेज आता है कि सुनवाई के पहले, यानी कि जब हियरिंग स्टार्ट हो रही हो उससे पहले ही पार्टी ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया है कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, कोई फैक्ट है। तो उस फैक्ट को अगर सुनवाई के पहले, अगर सुनवाई के समय कर रहे हैं तब तो ठीक है, ओरल भी चलेगा, लेकिन अगर सुनवाई के पहले कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो उनको स्व हस्ताक्षरित करना पड़ेगा, यानी कि दोनों पार्टीज के उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए। तीसरा आता है जिसे अभिवचन के नियम के तहत स्वीकृत समझा जाएगी, यानी डीम्ड मान लिया जाता है, यानी कि माना ही जाता है। जैसे कोई अभिवचन का यानी प्लीडिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई फैक्ट आया है और उस फैक्ट को प्लीडिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्वीकृत माना जाना है, तो यहाँ पे उसको भी स्वीकार किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, स्वीकृत तथ्य माना जाएगा, यानी कि डीम्ड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझा जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना कि जिसे अभिवचन के नियम के तहत स्वीकृत समझा जा रहा है, तो यहाँ पे उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया आपका एक डायग्रामेटिक फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें थ्योरी के रूप में, तो यहाँ पे अगर आपके पास बैरेक्ट है तो बैरेक्ट जरूर खोलिएगा। अब सबसे पहली चीज़ सामान्य परिचय की बात करते हैं। सामान्य परिचय यहाँ पे ये देखिए कि अगर कोई मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो वहाँ पे कुछ फैक्ट होते हैं और उस फैक्ट को एक पार्टी डिनाई करता है और दूसरा उसको एडमिट करता है, असर्ट करता है, तभी तो यहाँ पे वो फैक्ट एंड इशू बनता है और उसी से रिलेटेड आपका एविडेंस दिया जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन आपको सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 53 तक में दिया गया है, जो कहता है कि अगर उसी फैक्ट को ये दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर लेते हैं या स्वीकार कर लेते हैं, तो यहाँ पर उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको साबित कैसे किया जाए, जब स्वीकार ही कर लिया है दोनों पक्षकार ने, तो फिर जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का एक मामला है। ठीक है, 5 लाख रुपए का एक मामला था, जिसमें से एक पार्टी जो है वो कहती है कि मुझे इससे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मैंने भी इससे पहले 1 लाख रुपए लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, अब सिर्फ 4 लाख की बात करता है, तो यहाँ पे ए और बी जो है दोनों यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ 1 लाख रुपए तो ए ने मुझसे लिए थे और मैंने इससे 5 लाख रुपए लिए थे, तो 1 लाख रुपए का क्या हुआ है, यहाँ ये सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो 1 लाख रुपए वाली बात है, इन्होंने दोनों ने एडमिट कर लिए। जब एडमिट कर लिए तो 1 लाख वाली बात तो स्वीकार हो गई ना, तो इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम 4 लाख बचे हैं तो 4 लाख के बारे में तो एविडेंसेस दिए जाएंगे ना, तो 4 लाख वाला तो एविडेंस आएगा, उसको साबित करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। अब इसमें एक शब्द आता है न्यायिक अपेक्षा। न्यायिक अपेक्षा का मतलब क्या होता है? न्यायिक अपेक्षा का मतलब होता है ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट जो सामान्यतः आम लोगों के, यानी जनरली सभी लोगों के एक ज्ञान होता है, सभी जानते हैं कि हाँ इसका एग्जिस्टेंस है या एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे जैसे आम लोगों के ज्ञान में तो है, लेकिन जो जनरली है इसको प्रश्नगत नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाता है? न्यायिक अपेक्षा। भाई सभी लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है, ये तो सभी को पता है। अब इसको साबित करने की जरूरत तो है नहीं। 1 तारीख के बाद 2 तारीख आती है, इसको साबित करने की जरूरत तो है नहीं, ये तो सभी को पता होता है, आम लोगों के में ज्ञान में रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इसका न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा। वही अब यहाँ बात करें सेक्शन 51 की, तो सेक्शन 51 जो पहले 56 में हुआ करता था, अब यहाँ पे कहता है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है, यानी कि जुडिशियल नोटिसेबल एंड फैक्ट जो होते हैं उनको क्या किया जाना, साबित नहीं किया जाना, प्रूफ नहीं किया जाना। जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। अब न्यायालय कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनकी न्यायिक अपेक्षा करेगा, जुडिशियल नोटिसेबल रहेगा। ठीक है, जुडिशियल नोटिसेबल करेगा, तो कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं? अब इसके लिए आपको 52 पढ़ना पड़ेगा। तो 52 देखिए, 52 क्या कहता है कि वे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा। अब यहाँ पे कुछ 12 पॉइंट्स लगभग बताए गए हैं। 12 पॉइंट्स में यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे जो तथ्य यहाँ पे बताए गए ना, उसको साबित नहीं किया जाएगा। ये माना जाएगा कि हाँ बिल्कुल यही चीज़ करेक्ट है।
तो इसमें पहला आता है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में उसके बाहर प्रचलित समस्त विधियां, यानी कि भारत के अंदर की बात करते हैं पहले। जैसे मान लीजिए अब जैसे आईपीसी है या फिर भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट था आपका, इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना वाला था, अगर इसके बारे में कहा जाए कि ये अभी प्रचलित है, ये तो ऐसा है नहीं, ठीक है, प्रचलित तो नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे एक नया एक्ट आ गया है, बीएनएस आ गया है, ठीक है, बीएसए आ गया है। तो ये सारी चीज़ ये अप्लाई होंगी, तो इसके बारे में भी साक्ष्य दिया जा सकता है कि हाँ इस टाइम पे ये एक्ट अप्लाई है। इसके बारे में तो कोई डाउट है नहीं, सभी को पता है, जजेस को पता है, वकीलों को पता है, आमजन को पता है, सबको पता है कि 3 कानून चेंज हुए हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे, कहता है कि अगर 2020 में हमारा आईपीसी लागू था, तो इसके बारे में भी सबको पता है कि इसके बारे में भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा कि हाँ आईपीसी 2020 में लागू थी। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से या लागू हुई है ना, 1 जुलाई 2024 से 3 कानून लागू हुए हैं, तो 1 जुलाई 2024 के बाद ये अप्लाई हुआ है, तो इसके बारे में साक्ष्य दिए जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये अप्लाई था कि नहीं था, क्योंकि ये चीज़ इसकी जुडिशियल नोटिफाई करेगा, न्यायिक अपेक्षा करेगा न्यायालय, क्योंकि सभी को पता है ये चीज़ कि इसका एग्जिस्टेंस कब था और कब नहीं था आईपीसी का। अब इसके बारे में एक केस था जो एस नागराज बनाम बसंत कुमार एवं अन्य। अब इसमें जो क्या होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन जारी होती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन शासकीय राजपत्र में जो अधिसूचना जारी होती है ना, उसके बारे में कहा गया कि उसकी भी यहाँ पे न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, इसी के तहत आएगा आपका, क्योंकि उसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली वो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश करवाई जाती है। ये हो गए। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या होता है, भारत द्वारा किसी देश से किए गए अंतर्राष्ट्रीय संधि। अब जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया की ट्रीटी होती है, यानी कि एग्रीमेंट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, करार होते हैं, किसके साथ, किसी दूसरे के साथ। इंडिया के जो संधि है, मान लीजिए जापान के साथ है या फिर रसिया के साथ है, तो यहाँ पर इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत के द्वारा, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ये की जा रही है संधि, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे संधि की गई थी कि नहीं की गई। भाई उसके बारे में तो यहाँ पे ऑफिशियली उसको नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों देशों के बीच की मामला है, तो इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें भारत के संविधान सभा की संसद और विधानमंडल की कार्रवाई का अनुक्रम, अब यहाँ पे संविधान सभा जब बैठती है उसका क्या प्रक्रिया होगी, संसद में जो कार्रवाई होती है, राज्य विधानमंडलों में क्या कार्रवाई होती है, अब कार्रवाई के क्या अनुक्रम होते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, अब इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से इसको लिखा गया है, जैसे कोई बिल आता है, ठीक है, एक्ट बनाना है, तो बिल के कोई क्या प्रोसीजर होगी। अब यहाँ पे तो संविधान में लिखा हुआ है ना कि लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे। तो इसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ना ही इसको यहाँ पे साबित करने के लिए साक्ष्य लिया जाएगा कि इसको साबित किया जाए, ठीक है। ये हो गया सभी न्यायालयों और अधिकरणों की मुद्राएं। अब यहाँ पे जो सील होती है, मुद्राएं होती है कहाँ की, न्यायालय की, सभी अधिकरणों की, तो यहाँ पे इसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा आता है एडमिरल्टी के बारे में, नवाधिकरण, समुद्री अधिकारिता वाले न्यायालयों और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं हो गई, ये एडमिरल्टी की जो मुद्राएं होती है उसको। वही अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है राज्य के किसी लोक पद पर आरूढ़ व्यक्तियों के पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य, हस्ताक्षर, यानी कि अब ऐसे व्यक्ति के पद के बारे में बात कर रहा है जिसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, ठीक है। तो वहां पे इस और पद किसके बारे में, लोक पद की बात करता है, जो पब्लिक पोस्ट होती है उनके बारे में बात की जा रही है राज्य की। तो उसके बारे में अगर शासकीय अधिसूचना के द्वारा इनको नियुक्ति दी गई है, उसका नाम जो है, उसके जो कार्य हैं, उसके जो हस्ताक्षर हैं, अब ये यहाँ पे इसको साबित नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर देश या संप्रभु का अस्तित्व। भारत के द्वारा जो मान्यता प्राप्त हर देश हैं, सभी देश जो कंट्रीज हैं, उनकी संप्रभुता के बारे में,
ठीक है, उसके संप्रभुत्व के अस्तित्व के बारे में, उनके उपाधियों के बारे में, और साथ ही साथ जो सभी देश के राष्ट्रीय ध्वज होते हैं उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं होती कि इनका कलर ऐसा होना चाहिए, नहीं इसका कलर ऐसा होना चाहिए। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये साबित ही है एक प्रकार से, इसलिए इनको न्यायिक अपेक्षा करेगा। नेक्स्ट आता है भारत के राज्य क्षेत्र की बात करता है। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब जैसे मान लीजिए जो भारत का एक मैप बना हुआ है, ठीक है। अब भारत का मैप जो है एक निश्चित सीमा बनाता है कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से इधर राजस्थान होगा, इधर से यूपी होगा, इसके ऊपर से चाइना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बॉर्डर निश्चित की गई है, तो इसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि इसको आप किसी कोर्ट में जाके चैलेंज करो कि नहीं हमारा जो सीमा है वो तो आगे से है, चीन के आधा हमारा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक बॉर्डर बनाया गया है, हर देश का एक बॉर्डर है, उसकी एक सीमा निर्धारित की गई है, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है भारत सरकार या अन्य किसी देश या व्यक्ति की निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ रहना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक टाइम था जो 1962 का, ठीक है, 1962 हो गया, इसमें जैसे यहाँ पे युद्ध हो रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कभी, इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था कभी, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, कब इसका समापन हुआ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वो चीज़ एक निश्चित हो चुकी है, एग्जिस्टेंस है कि किस तारीख से युद्ध शुरू हुआ था, किस तारीख में ये खत्म हो गए थे। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर बात करें न्यायालय के सदस्यों, अधिकारियों, सब अधिवक्ताओं के नाम जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, इसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। भूमि या समुद्र मार्ग का नियम, यानी कि जो भूमि है यानी जमीन है, जो रोड्स हैं, जो उसके एक नियम बनाए गए। समुद्र मार्ग का है तो उसका भी एक नियम बनाया गया, जैसे रोड पे चलते हो तो ट्रैफिक लाइट्स होती है, रेड का मतलब क्या होता है कि आपको रुक जाना है, तो इसको साबित करने की जरूरत नहीं कि आप साबित करोगे नहीं रेड का मतलब तो होता है कि आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। उसका एक नियम, प्रॉपर नियम बताया गया, कहाँ से कैसे यू टर्न का एक बोर्ड रहता है, साइन रहता है, ठीक है, जंपिंग का एक साइन रहता है, कहीं से मुड़ना है उसका साइन रहता है। इस सारी चीज़ जो साइन है ना, एक प्रकार से एक नियम बनाए गए और उस नियम को ना आप चैलेंज नहीं करोगे, ठीक है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। उसके अब यहाँ पे एक केस आता है, केस का आता है आपका ओमकार नाथ बनाम दिल्ली प्रशासन का। अब यहाँ पे इस केस में क्या कहा गया था कि जो आपका सेक्शन 57 है, सेक्शन 57 ये, क्योंकि जो हमारा ये केस है वो 1977 का है, इसलिए पुराने वाले इंडियन एविडेंस की बात करता है, ठीक है। सेक्शन 57 जो अब क्या है, सेक्शन 52 है आपका। तो सेक्शन जो 52 के अगर हम बात करें तो सेक्शन 52 की लिस्ट जितनी बताई गई, 12 पॉइंट जितने बताए गए ना, वो सीमित नहीं है कि वहीं तक सीमित नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे फैक्ट इसमें ऐड हो सकते हैं। ये केस लॉ के माध्यम से बताए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, तो इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी तो इसी के अंतर्गत आएगा। 1 तारीख के बाद 2 तारीख आती है, इसको भी साबित करने की जरूरत नहीं। अब जैसे मान लीजिए हमारे कहते हैं कि जो हमारा पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे कौन नहीं थे, क्योंकि सबको पता है ये चीज़। और यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये सबको पता होता है। तो यहाँ पे इसकी न्यायालय क्या करता है, न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करता है। आगे बात समझ में ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे उपधारा 1 हमने जितनी पढ़ी ना, जितने पॉइंट्स पढ़े, उसके बारे में बात करता है उपधारा 2। उपधारा 2 क्या बात करता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट मामलों में, यानी कि उपधारा 1 में जितने भी 12 पॉइंट्स बताए गए हैं उसमें, तथा लोक साहित्य के बारे में, साहित्य लोक इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में, विज्ञान के बारे में या कला के बारे में, या फिर इन सभी विषयों में या सभी में से किसी में विषयों में अगर न्यायालय चाहता है तो न्यायालय उसमें संप्रयुक्त, यानी कि ऐसे निर्देश जो किसी पुस्तक या दस्तावेज में दिए गए हैं उसका सहायता ले सकता है। अब जैसे मान लीजिए भूमि के मार्ग या समुद्र के मार्ग के बारे में है, या किसी ट्रीटी के बारे में है, इंडिया के किसी देश के ट्रीटी के बारे में है, और वो किसी पुस्तक या दस्तावेज में लिखे हुए हैं ना, वो उसका सहायता ले सकता है या देख सकता है कि हाँ सच में ऐसा है कि नहीं। ये न्यायालय इसको चेक कर सकता है।
ठीक है। तो इसकी सहायता लेने की बात करता है कि पुस्तक या दस्तावेजों की सहायता ली जा सकती है। अब वहीं अगर इसी में दूसरा एक पार्ट आता है उदाहरण 2 में ही, यहाँ पे कहता है यदि मान लीजिए पार्टी स्वयं कुछ ऐसे फैक्ट पेश करती है जिसके बारे में पार्टी कहती है कि इसकी न्यायिक अपेक्षा की जानी चाहिए, प्रार्थना कर रहा है, आवेदन कर रहा है कि यहाँ पे निवेदन कर रहा है कि इसमें कोई ऐसा फैक्ट है जिसकी न्यायिक अपेक्षा करनी चाहिए, तो न्यायालय क्या करेगा भाई, न्यायालय के समक्ष उसको साबित करना पड़ेगा ना, कोई ऐसी पुस्तक पेश करनी पड़ेगी, दस्तावेज पेश करना पड़ेगा पार्टीज को, जिससे ये साबित हो सके कि इसकी न्यायिक अपेक्षा करनी है या नहीं। लेकिन जब तक ऐसे पुस्तक या दस्तावेज पेश नहीं की जाएगी ना, तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है कि हम इसकी न्यायिक अपेक्षा नहीं करेंगे। किसकी, जिसके बारे में यहाँ पे पार्टीज के द्वारा प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे ये पार्ट भी समझ में आया होगा आपको। अब जो बात करते हैं एडमिटेड फैक्ट के बारे में, तो एडमिटेड फैक्ट की बात करता है सेक्शन 53, जो पहले 58 में हुआ करता था। यहाँ पे कहता है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अब कुछ ऐसे एडमिटेड फैक्ट होते हैं जिसे कार्रवाई के पक्षकार एडमिट करते हैं, या फिर उनके एजेंट्स अगर वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं तो एजेंट्स क्या कर सकते हैं, कुछ फैक्ट को एडमिट कर सकते हैं। लेकिन कुछ निम्न प्रक्रम में, यानी कुछ स्टेजेस बताए गए हैं कब कब आप यहाँ पे उसको एडमिट कर सकते हो फैक्ट को। तो 3 यहाँ पे स्टेज बताइए। पहला कहता है सुनवाई के समय, यानी कि जब यहाँ पे आपकी हियरिंग चल रही हो, जब आपकी सुनवाई चल रही हो, उस टाइम पे आप क्या करोगे, उसको स्वीकार कर सकते हो, और उस स्वीकार किए गए तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है। दूसरा आता है सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, यानी कि एक लेख, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जो उसमें दोनों पार्टीज के हस्ताक्षर होंगे। ये सुनवाई के पहले की स्टेज बताता है, यानी कि सुनवाई के पहले की अगर यहाँ पे एडमिट कर रहे हो फैक्ट, तो उसको लिखित रूप में आपको स्वहस्ताक्षरित यहाँ पे पेश करना पड़ेगा कि हम ऐसे फैक्ट को दोनों पार्टी स्वीकार कर रहे हैं, इसको साबित, तब यहाँ पे इसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें, अगर यहाँ जो प्लीडिंग्स के नियम होते हैं कुछ, जब आप अभिवचन करते हो, अभिवचन का मतलब जो चीज़ आप प्लीड कर रहे हो, उसके नियमों में अगर ऐसा बताया गया कि ऐसे फैक्ट को स्वीकृत माना जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे फैक्ट को स्वीकृत समझा जाएगा और यहाँ पे इसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन बता दिया, यहाँ पे परंतु प्रोविजन जोड़ता है। यहाँ पे कहता है कि न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को, यानी कि जो इस सेक्शन 53 में बताए गए एडमिटेड फैक्ट हैं, उसको ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा, यानी कि न्यायालय अगर चाहे तो यहाँ पे कह सकता है कि जो आप एडमिट कर रहे हो फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट हैं, उसको आप किसी अन्य तथ्यों के माध्यम से साबित करो, अन्य साक्ष्यों के माध्यम से साबित करो, तो यहाँ पे साबित करवा सकता है न्यायालय। ये विवेकानुसार यहाँ पे ये कर सकता है, एडमिटेड फैक्ट को भी साबित करवा सकता है। यहाँ पे सेक्शन 53 का एक प्रोविजो में बता दिया गया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जुडिशियल नोटिसेबल के बारे में। जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है वो है आपका ओरल एविडेंस के बारे में। ठीक है, तो आपने एविडेंसेस पढ़े होंगे, ओरल एविडेंस हो गए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है। तो इन सभी के बारे में हमारा अगला लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो देखते रहिए हमारे लेक्चर्स को और हमारे सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है।